हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? हम लोग पिछले वीडियो में संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें हमने संसाधन क्या हैं और कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। प्राकृतिक संसाधन हमने आपको बताया था दो तरह के हैं। एक नवीकरणीय, जो कि हम ऐसे संसाधन हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे हमारे अनवीकरणीय थे जिनको हम एक बार प्राप्त कर लेने के बाद दोबारा में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब हम सर्वव्यापक संसाधन के बारे में आपसे बात करेंगे। सर्वव्यापक संसाधन हमारे वो संसाधन होते हैं जिनको कि हम सभी जगह आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है बच्चों कि कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, जैसे सूर्य व वायु, इन्हें हम सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं। ठीक है, हम इनको सर्वव्यापी और सर्वव्यापक दोनों कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें आसानी से सभी जगह मिल जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो आप किसी भी जगह पर रह करके ले सकते हैं। कोई पर्टिकुलर उसका स्पेस नहीं है कि नहीं, अगर हम यहाँ नहीं खड़े होंगे तो हमको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, या हमें उस जगह खड़े होंगे तो हवा की प्राप्ति नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हम कहीं पर भी किसी भी समय ले सकते, इसलिए ये सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। एक और हैं जिनको हम स्थानिक संसाधन कहते हैं, और स्थानिक संसाधनों की डेफिनेशन जो संसाधन किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में प्राप्त होते हैं उनको हम स्थानिक संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि या धातुएं। ठीक है बच्चों, किसी भी जगह पर हर प्रकार की धातु या हर तरह की हमें भूमि नहीं मिलती। भूमि में भी कई तरह के प्रकार होते हैं। कुछ अच्छी भूमि होती है, कुछ खराब होती है। खराब से मतलब कि किसी भूमि का हम उपयोग अपनी कृषि कार्य के लिए कर सकते हैं, किसी का उपयोग हम आवासीय भूमि के रूप में कर सकते हैं। तो जो हमारी आवासीय भूमि है वो ऐसी भूमि नहीं हो सकती है कि उस पर हम कृषि कार्य करें। ठीक है, तो भूमि भी अलग अलग प्रकार की होती है। और इसी तरीके से हमारी धातुएं हैं। धातुएं, कहीं पर हमें किसी धातु की उपलब्धि होती, कहीं हमें लोहा मिलेगा तो कहीं हमें सोने की प्राप्ति होगी, कहीं किसी और धातु की प्राप्ति होगी। इस तरीके से वो एक विशेष क्षेत्र पर ही हमको उपलब्ध होती है, इसलिए उनको हम स्थानिक संसाधन कहते हैं। ये था हमारा प्राकृतिक संसाधन। हमने पिछले वीडियो में प्राकृतिक संसाधन की बात की थी, ये हमारा पहला संसाधन था। नेक्स्ट हमने आपको बताया था मानव निर्मित संसाधन होता है। तो मानव निर्मित संसाधन के बारे में अब हम आपको बताएंगे। ठीक है, मानव अपने आप में स्वयं में एक संसाधन है, ये भी मैंने आपको बताया था, जो कि हमारा तीसरा संसाधन था। तो अब हम दूसरे की बात करेंगे अभी, मानव निर्मित संसाधन। निर्मित का मतलब है बना हुआ। ठीक है, और मानव निर्मित का मतलब मानव के द्वारा बना हुआ। ठीक है बच्चों, मानव के द्वारा जो भी चीज़ें बनी हुई हैं और वो मानव अपनी आवश्यकता की उनसे पूर्ति करता है, तो वो संसाधन कैसे हो जाएंगे? मानव निर्मित संसाधन हो जाएंगे। ठीक, डेफिनेशन, जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप में, यानी कि वो जैसा है वैसे ही, मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदलाव किया जाता है, तो वो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि हमें जो भी वस्तु जिस रूप में हमें प्रकृति से मिलती है, ठीक, लेकिन मानव उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल लेता है या उसके रूप में परिवर्तन कर देता है, और उस परिवर्तन को करने के उपरांत वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो वो जो वस्तु होती है वो मानव निर्मित संसाधन हो जाती है। ठीक है, प्रकृति से जो हमें वस्तुएं मिलती हैं उनको हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और मानव निर्मित संसाधन क्या है? जब हम जो वस्तु में प्रकृति से मिली है उसके उस रूप में
जिस रूप में वो हमें मिली है उसमें हम परिवर्तन कर लेंगे और अपनी उपयोगिता में उसको इस्तेमाल कर लेंगे या प्रयोग कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जब अपनी चीज़ों को जानते नहीं थे, हमें ज्ञान नहीं था, तो हमारे लिए कोई भी वस्तु मानव निर्मित संसाधन नहीं थी, क्योंकि उस समय मानव को ज्ञान ही नहीं था कि वो उन चीज़ों का किस तरीके से उपयोग कर सकता है। ठीक है, जैसे कि लौह खनिज हमें प्रकृति से मिलता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए सीधे रूप में संसाधन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको हम सीधे नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसे हम किसी भी चीज़ को नहीं बना सकते हैं। लेकिन उस लौह खनिज से हमने पहले लोहा बनाया, हम उसको लोहे में परिवर्तित करेंगे। क्लियर है? हमने लौह खनिज को पहले किस में परिवर्तित किया? लोहा में। जब हमने लोहे को तैयार कर लिया तो उसके बाद हम उस लोहे से तमाम तरह की वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे कि आपके पुल हैं, बांध हैं, सड़क हैं, वाहन हैं। ये वाहन मीन्स आपकी कार है, बाइक्स हैं, ट्रेन है, बस है, कुछ भी। और दूसरी भी दैनिक वस्तुएं जो इनको कि आप अपने रोज़ के कामों में इस्तेमाल करते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बाथरूम में रहने वाली बाल्टी, ठीक है, या मम्मी के खाना बनाने वाले बर्तन, कुछ भी वस्तुएं हैं जिनको हम अपनी उपयोगिता के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमारे लिए क्या है? मानव निर्मित संसाधन हैं। ठीक है, इस प्रकार मानव ने लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और इसी तरीके से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनका हम अपने ज्ञान के आधार पर उपयोग करते हैं और उनको हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, तकनीकी जो हमारा ज्ञान है वो भी एक मानव निर्मित संसाधन ही है। क्यों? क्योंकि अगर उसको भी मानव ने परिवर्तित नहीं किया होता, यानी कि उसका उपयोग नहीं किया होता, उसको नहीं बनाया होता, तो वो कैसे बनती? जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया कि लोहे से हम पुल बना सकते हैं या कार बना सकते हैं, तो अगर कार बनाने की तकनीकी मानव के पास नहीं होती तो कार आपकी कभी नहीं बन पाती। इसलिए तकनीकी जो है, जिस जिस तकनीकी से कार बनी है उस तकनीकी को भी मानव ने ही बनाया है कि इस तरीके से हम कार को बना सकते हैं, वो उसकी ही सोच है। इसलिए तकनीकी भी मानव निर्मित संसाधन है, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तकनीकी किस प्रकार का संसाधन है, तो वो मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब हम बात करते हैं मानव संसाधन की। मानव जो है वो अपने आप में बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञान है उसके पास, और उसी ज्ञान के आधार पर वो स्वयं का भी प्रयोग करता है। ठीक है बच्चों, जो भी चीज़ मैंने शुरू में ही बताई थी मानव की आवश्यकता के लिए पूरी हो, वो संसाधन है, और मानव स्वयं अपनी आवश्यकताओं के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए वो स्वयं में भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। ठीक है, इसीलिए लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मीन्स कि जो व्यक्ति है या जो मनुष्य है या जो हम आप मानव हैं, वो जब हम उससे भी काम लेने लगते हैं, यानी हमारी आवश्यकता की पूर्ति होने लगती है, तो वो जो मनुष्य है वो भी हमारे लिए क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है, या खुद के लिए भी संसाधन होता है। ठीक है, तो मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास अपना ज्ञान, कौशल और तकनीकी हो। ठीक है, यानी कि वो काम करने लायक हो। अगर उसके पास ना ज्ञान होगा, ना कोई कौशल होगा, ना कोई तकनीकी होगी, तो वो संसाधन नहीं होगा। क्लियर है? जैसे आपके पापा ऑफिस जाते हैं, उनको उस कार्य का ज्ञान है जिसके लिए वो आपके ऑफिस जाते हैं। अगर उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता तो क्या वो वहाँ काम कर पाते? नहीं, नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास उस चीज़ का ज्ञान है, कौशल है, इसलिए वो उस कार्य को करते हैं, और वो जो कार्य करते हैं उससे
दूसरे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिए आपके पापा स्वयं में संसाधन हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद भी हो। लेकिन जो मानव है उसको अगर हमको संसाधन बनाना है तो उनके लिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य दोनों बहुत ज़रूरी हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनने में मदद करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें मानव के पास नहीं हैं तो वो किसी भी तरह से किसी दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा और संसाधन भी नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास जो संसाधन हैं उनके हम संरक्षण की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि संरक्षण करना किसी का भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की अति खराब होती है। संसाधन संरक्षण क्या होता है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अगर हम संसाधनों का विवेकपूर्ण अपने ज्ञान के आधार पर उपयोग करते हैं तो उसको हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। आपको पता ही है, जैसे जल के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। ना जीव जंतु जीवित रह पाएंगे, ना स्वयं हम आप या पूरी मनुष्य जाति जीवित रह पाएगी। ठीक है, हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम आप संरक्षण चाहते हैं, हम आप जल के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, इसी तरीके से हम जो हमारे संसाधन हैं उनको हमको संरक्षित करना होगा। नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति यदि हम सतर्क नहीं हुए तो वो एक दिन हमारे लिए दुर्लभ हो जाएंगे, यानी कि हमको मुश्किल से प्राप्त होंगे। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन हमने पढ़ा था वो हैं जिनको हम पूरित कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनका बहुत उपयोग करेंगे, उनको संरक्षित नहीं करेंगे तो एक समय के बाद वो हमारे लिए दुर्लभ होने लगेंगे, जैसे कि जल। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे दूसरे संसाधन हैं अनवीकरणीय संसाधन, अगर उनको हमने सुरक्षित नहीं किया या संरक्षित नहीं किया तो वो हमारे समाप्त हो जाएंगे। बच्चों, ये अनवीकरणीय है। ठीक है, ये नवीकरणीय नहीं है, यहाँ पे अनवीकरणीय है, इसको प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। तो हमारे जो अनवीकरणीय संसाधन हैं वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। हमें ऐसी हालत में अपने ऊपर या हमारे उपयोग के ऊपर हमको लगाम लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम उनको बचा सकें। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और जिनको आप बता सकते हैं उनको भी बताइएगा कि हमारे जो संसाधन हैं उनको हमको बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सतत पोषीय विकास की। जो हमारे संसाधन हैं उनका संरक्षण यानी कि उनका जो उपयोग है उसको पूरी तरह रोकना नहीं है। ठीक है, संरक्षण का अर्थ ये नहीं है कि हम उनका उपयोग करना बंद कर दें, बल्कि हम उनको इस प्रकार से उपयोग करें कि हमारे जो साथ में वर्तमान पीढ़ी है वो भी और उसके साथ साथ आने वाली भावी पीढ़ी भी उन संसाधनों का लाभ उठा सके या उनसे लाभान्वित हो सके। ठीक है, इसी विकास को यानी कि इसी प्रक्रिया को कि हम उन संसाधनों का लाभ सबको दे सकें, इसी को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के उपयोग को पूर्णता रोकना नहीं, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ हमारी भावी पीढ़ी भी लाभान्वित हो सके। इसको हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। बच्चों, इसके साथ ही कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम अपना सहयोग दे करके सतत पोषणीय विकास को कर सकते हैं या संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। पहली बात, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। ठीक है, यानी पृथ्वी पर जो भी विविधताएं हैं, जो भी जीवन है,
उनको हमको संरक्षित करना है, जिससे कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ियाँ भी उनके विषय में जान सकें। सेकंड, प्राकृतिक संसाधनों को जो हम ह्रास करते हैं उसको न्यूनतम करना, यानी कि जो हमारा उपयोग है, जो खपत है, उसको हमको कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, यानी हमारा जो पर्यावरण है, हम उसके प्रति हमको जागरूक होना चाहिए, हमको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए और उस परिवर्तन को हमको निरंतर अभ्यास में रखना चाहिए, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमको नियमित करना चाहिए, जिससे कि हम प्रकृति में परिवर्तन ला सकें और पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। बच्चों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने साथ साथ हमारे आसपास और भी जो लोग रह रहे हैं उनको भी हमको जागरूक करना, ताकि वो भी पर्यावरण की देखभाल में सहयोग कर सकें और उसके योग्य बन सकें, ताकि वो खुद भी पर्यावरण को संभाल सकें। इसके साथ ही बच्चों एक छोटा सा पॉइंट और है, जो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने 25 सितंबर 2015 को एक सतत पोषणीय विकास के लिए कार्यक्रम चलाया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प किया था और इसमें हमारा भारत भी शामिल था, उसने भी अपनी सहमति दी थी। इन लक्ष्यों में जो 17 थे उनमें से मुख्य कुछ 5 थे जिनको हम 5P के नाम से जानते हैं। उसमें हमारे जो थे 5P वो थे फर्स्ट, लोग, ग्रह, समृद्धि, शांति और भागीदारी, ठीक है। ये हमारे 5 थे, इनको आपको याद करना है कि हमारे P5 कौन कौन थे। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ है, ये यहाँ पर पूरा हो गया है। अब आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इसका आपको रिटन वर्क मैं नेक्स्ट टाइम दूंगी और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर हम कोशिश करेंगे कि किस और माध्यम से हम आपकी परेशानी को दूर कर सकते हैं, उसके लिए। थैंक यू।